हेलो बच्चा लोगों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी तक हम लोग ने बेटा लेक्चर्स में पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था मॉडुलस के बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में, रोटेशन थ्योरम के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके पहले बेटा जो कल हम लोग रोटेशन थ्योरम पढ़ रहे थे, उसी के ऊपर एक एप्लीकेशन छोटा सा ये देखना बाकी रह गया था। तो आइए एडअप होकर के बेटा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास, रियली बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। मेंस में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आता है। पिछले 43 इयर्स के पेपर उठा के देखोगे बेटा तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इस टॉपिक से मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले रोटेशन थ्योरम पे ही बेटा, अगर हमने आपसे बोला कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और A के वर्टिसेस जो है बेटा अगर वो Z1 है, B के वर्टिसेस अगर Z2 हैं और C के वर्टिसेस अगर Z3 हैं, C के वर्टिसेस अगर Z3 हैं, और ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन बेटा जो होती है, ये ABC Z1 Z2 Z3 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तब बनाएगा जब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर जो है बेटा वो इक्वल आएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के। ये बात बिल्कुल याद रखनी है बेटा। Z1 Z2 Z3 मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कब बनाएंगे? जब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के इक्वल आएगी। तभी ये तीनों मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तब। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है बेटा तो ABC जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, याद रखना बेटा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा हमने कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1? ये चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगी। तो ऐसी चीज क्यों प्रूफ हुई, जरा उसका रीजन सुन लेना बेटा। अगर हमने तुमसे बोला कि एक ये वेक्टर है और हम तुमसे बोले बेटा इसको क्लॉकवाइज मूव करा दो, कल रोटेशन थ्योरम पढ़ाई थी बेटा। फिर हमने तुमसे बोला कि मान लो एक ये वेक्टर है, इसको हमने बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दिया। ये पहला वाला जब क्लॉकवाइज मूव कराया था, ये दूसरी वाली कंडीशन जब हमने इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया था। अब हमने तुमसे बोला क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी को पता है, चाहे ये एंगल हो बेटा, चाहे ये एंगल हो, चाहे एंगल C हो, सारे के सारे एंगल कितने होंगे? π/3, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, अब हम बोले कि यार पहले वाले केस के लिए जरा रोटेशन थ्योरम लगाओ। तो कल भी हमने तुम्हें बेटा रोटेशन थ्योरम में बताया था, अगर याद हो सबको, तो कल भी हमने तुम्हें रोटेशन थ्योरम में बताया था, अगर ये Z1 है, ये Z4 है, ये Z3 है, और हमने तुमसे बोला कि थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो और इस फिगर पे रोटेशन थ्योरम लगा दो। तो देखो बेटा कैसे लगाओगे रोटेशन थ्योरम, कल भी ये चीज सिखाई थी। फाइनल वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन उसी चीज का मॉड इज इक्वल टू पुराने वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन उसी चीज का मॉड इनटू e की पावर I थीटा। सबको याद होगा बेटा, इनटू e की पावर I थीटा। तो इतनी बात तो हमने तुम्हें कल भी समझाई थी बेटा कि रोटेशन थ्योरम ऐसे लगती है कि अगर इस वेक्टर को हमने थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर इस वेक्टर को अगर हमने थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये नया वाला वेक्टर आया, ये नया वाला वेक्टर आया, तो नए वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन इसका मॉड
इज इक्वल टू पुराने वाले फैक्टर का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन इसका मॉड इनटू ई की पावर आई थीटा। पुराने वाले वेक्टर को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नया वाला वेक्टर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रोटेशन थ्योरम। दिस इज कॉल्ड रोटेशन थ्योरम। यही रोटेशन थ्योरम थी बेटा कि पुराने वाले वेक्टर को थीटा डिग्री अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमें नया वाला वेक्टर मिल गया। अच्छा, यही कहानी, यही रोटेशन, यही यूलर थ्योरम जो है हम अगर इस फिगर में अप्लाई करें तो सबको समझ में आता होगा बेटा। देखो जल्दी से इस फिगर में अप्लाई करो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा जल्दी से। हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले वाले केस के लिए अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो बेटा। इसको मूव कराया तो ये देखो, ये पुराना वाला वेक्टर, ये नया वाला वेक्टर। नए वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट दैट इज Z2 माइनस इनिशियल पॉइंट दैट इज Z1। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अगर पहले वाले केस पे रोटेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z1 अपॉन इसका मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू पुराने वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या था बेटा, Z3 माइनस Z1 अपॉन इसका मॉड। बात समझ में आती होगी बेटा। इज इक्वल टू पुराने वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये चीज थोड़ा इधर लिख दे रहा है बेटा, बोर्ड पे तुम लोग को कम दिखाई देगी। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन इसका मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 इंटू ई की पावर। अब बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है बेटा, क्लॉकवाइज है तो माइनस का आई पाई बाई 3। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा, माइनस का आई पाई बाई 3। ये हमने लगा दिया बेटा पहले वाले केस में, रोटेशन थ्योरम लगा दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर बन गई 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, पहली इक्वेशन। तो अगर अब हम तुमसे बोले, ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, तो इसको बेटा मैं रिमूव कर देता हूं। इतनी चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, तो इस चीज को हटा देते हैं और इसकी जगह बेटा हम तुम्हें दिखाते हैं कि अगर पहली इक्वेशन और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और दूसरी इक्वेशन, तो जल्दी से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे के सारे मेंस लेवल के लिए। जो बच्चे आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रियलिटी अगर इन टॉपिक्स पे अगर उन्हें महारत नहीं हासिल होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तो वो गलत कर बैठेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन वो गलत कर बैठेंगे। अच्छा, दूसरे वाले केस के लिए बेटा हम रोटेशन लगाते हैं, दूसरे वाले केस के लिए। तो बताओ जल्दी से, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये वाला वेक्टर मिला, तो इस वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट Z1 माइनस इनिशियल पॉइंट Z2 अपॉन इसका मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू पुराने वाले वेक्टर का ये बेटा, इसको घुमाया था तो ये वाला वेक्टर मिला, तो इसका फाइनल पॉइंट क्या है, Z3 माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, Z2 अपॉन उसका मॉडुलस कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 3। बात सबको समझ में आती है कि बेटा क्लॉकवाइज घुमाया है इसलिए प्लस का साइन है, क्लॉकवाइज घुमाया इसलिए ई की पावर आई थीटा आया है, ना कि ई की पावर माइनस आई थीटा। यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इक्वेशन आ गई थी पहली वाली, ये इक्वेशन थी फर्स्ट, ये इक्वेशन है बेटा सबके सामने सेकंड। तो पहली और दूसरी इक्वेशन सबके सामने आ गई। अच्छा, जरा एक चीज देख करके बताना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है। अरे मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हुआ बेटा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब हुआ Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। और तुम्हें पता है Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस बोलो या Z2 Z3 के बीच की डिस्टेंस बोलो या Z3 Z1 के बीच की डिस्टेंस बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण तीनों के तीनों इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण तीनों के तीनों इक्वल है, तो हमने इसको और इसको काट दिया क्योंकि ये लेंथ बराबर थी। इसी तरीके बेटा इस वाली इक्वेशन में ये और ये चीज कैंसिल हो गई क्योंकि बराबर है, साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स बराबर होती हैं। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है बेटा। पहली इक्वेशन क्या लिखी है, अच्छा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करा दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जैसे ही तुम लोग मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या मिलेगा बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से देख करके बताना बेटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा बेटा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 बराबर बोलो बेटा Z3 माइनस Z2 इंटू
इंटू Z3 माइनस Z1। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। अच्छा, अब लोग बोलेंगे सर ये e की पावर i5/3 और ये e की पावर माइनस i5/3, अरे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई तो e की पावर 0 दैट इज 1, वो तो हट गया बेटा। मल्टीप्लाई करा के पहली दूसरी इक्वेशन को ये चीज हमें मिली। अच्छा, अगर आप खोल दो, ओपन कर दो बेटा, ओपन करोगे जैसा ही तो तुम्हें बेटा अगली ही लाइन में ये स्टेटमेंट दिखाई दे जाएगा कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। बात सबको समझ में आती होगी बेटा, कुछ इसमें कठिन नहीं था, बात सबको समझ में आ गई होगी। ये एक फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया बेटा। इस फाइनल रिजल्ट को 100% तुम्हें याद रखना है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर Z1 Z2 Z3 मिलकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हो तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के बराबर आएगी। याद रखना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन याद रखना। रोटेशन थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे की बेटा क्लासेस में होंगे, तो बेफिक्र रहो, केवल थ्योरी सीखो। यहां पर न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लासेस लगने वाली हैं बहुत जल्दी बेटा। हम लोग परमुटेशन के, कॉम्प्लेक्स के, बाइनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड में आकर के बेटा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अब हम लोग, जो कि कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनना बेटा। ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट यार ये टॉपिक। इस टॉपिक को तुम्हें भी पढ़ के मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा बेटा। ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की चीजें आज हम इससे सीखेंगे। अच्छा, जब तुम छोटे थे बेटा, 9th-10th क्लास में थे, तो तुम्हारी मैडम एक इक्वेशन लिख देती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तुम तुरंत कहते थे मैम ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है बेटा x और y की पावर 1 है, यहां पर लीनियर इक्वेशन बन रही। तुम्हारी मैडम अगर ऐसा लिख देती कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो तुम तुरंत बोल देते बेटा कि मैम ये तो सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है, क्योंकि तुम्हें सर्कल की इक्वेशन पता है। सर्कल की इक्वेशन सबको पता होगी बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा अभी तक अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम भली भांति वाकिफ हो, क्योंकि तुमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली थी, 9th से स्टार्ट कर दी थी। 9th में भी 10th में भी 7 चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और 11th में भी बेटा तुमने कोनिक सेक्शन पूरा पढ़ ही रहे होगे। तो अगर अब हम तुमसे बोले कि तुम तो भली भांति वाकिफ हो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि अगर तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन बोल दी गई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो तुमने बोल दिया सर ये तो स्ट्रेट लाइन है। हमने तुम्हारे सामने बोला कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तुमने तुरंत बोल दिया सर ये तो एक सर्कल बनाएगा। हमने तुम्हारे सामने बोल दिया x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1, तुमने बोला सर ये तो इलिप्स बनाएगा। तो ये सारी इक्वेशन है बेटा कोऑर्डिनेट से, तुम हो सकता है कि ना भी अगर तुम्हें ये चीजें पता हो तो आगे बेटा फर्दर क्लासेस में पता चल जाएंगी। खैर, अब तुम्हें इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखी हो, z की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो, और तुम देख करके बता दो कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, देख करके बता दो कि उसका लोकस क्या है, देख करके बता दो वो किस पाथ में मूव कर रहा है, देख करके बता दो बेटा कि वो सर्कल बना रहा है, कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कि रेक्टेंगल है, कि इलिप्स है, कि हाइपरबोला है, कि पैराबोला है। तो ये सारी चीजें अपने माइंड से सोचना बेटा कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि तुम्हारे सामने आईआईटी में क्वेश्चन आया और उन्होंने एक इक्वेशन लिख दी तुम्हारे सामने, कैसी भी इक्वेशन जेड की फॉर्म में लिखी हो, और अगर तुम्हें देखते ही पता चल गया अच्छा ये सर्कल है, तो अब बेटा तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज बढ़ गई। नॉलेज बढ़ने के कारण बेस जब तक नहीं स्ट्रांग होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, चीजों को पढ़ना नहीं सीखोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
क्योंकि तुम्हारी सोच को बढ़ाएगा ये टॉपिक, तुम्हारी सोच को बढ़ाएगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा बेटा ये टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसी भी इक्वेशन दी होगी तुम तुरंत बता दोगे ये सर्कल बना रहा है सर, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये एलिप्स बना रहा है। तो तुम्हारी सोच बेटा डेप्थ में तुम चले जाओगे, डेप्थ में जाओगे। तो डेप्थ में जाने के बाद तुम्हें ये सारी चीजें दिखने लगेंगी, माइंड से सोचने लगोगे बेटा। हमारे सामने देखो, टीचर्स के सामने जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सर्कल बना रहा है, ये लिस्ट बना रहा है, इसके फोकस निकालने हैं, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बेटा कंडीशन में रहते हैं। तुम्हें क्या है, अगर तुमने चीजों को रटा है तो बिल्कुल नहीं बेटा, रट्टाफिकेशन मैथ में काम नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला। सीखते हैं बेटा ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसी भी तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हो, जैसे एक हमने अजीब सी तुम्हारे सामने इक्वेशन लिख दी, अगर हम तुम्हारे सामने एक अजीब सी इक्वेशन लिखे और हम पूछें कि बताओ, जैसे अगर हमने तुम्हारे सामने कोई भी इक्वेशन एक ऐसी लिख दी, देखो z बार क्यूब प्लस z बार z क्यूब इज इक्वल टू 350। हमने पूछा बताओ ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आखिर ये है क्या? अब तुम चुप हो बेटा। क्यों चुप हो? क्योंकि तुम्हें इस इक्वेशन को पहली बार तुम अपनी लाइफ में देख रहे होगे, इस टाइप की इक्वेशन को। और अगर नहीं देख रहे हो, किसी बच्चे ने पढ़ भी रखा है, तो वो बिल्कुल समझ रहा होगा बेटा कि कितनी रिक्वायरमेंट है हमें इस चीजों की कि इक्वेशन को देखते ही हम बता दें, इक्वेशन को देखते ही बता दें अच्छा ये रेक्टेंगल बन रहा है, अच्छा ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो अब जब तुम्हें ये पता चल जाएगा ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना, इसके साथ जो भी और बेटा हमारे पास जो भी कंडीशन तुम्हें दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है ये इक्वेशन है किसकी, तब तुम वहां पर फंसोगे। तो अब हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तुम्हारे सामने और तुम्हें जज करना होगा कि ये है क्या, ये सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि रेक्टेंगल है, क्या है ये। तो बेटा हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर समझ रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम तुम्हारे सामने सबसे पहले तुम्हें पहचानना सिखाएंगे सर्कल। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो सर्कल। आज के बाद से तुम्हें बेटा सर्कल के बारे में सारी चीजें पता चलेंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये बात तुम्हें रियलिटी पता चलेगी यहां से। तो हेडिंग डाल लो सब लोग बेटा अपनी कॉपी में सर्कल। और जैसे ही सबने सर्कल डाला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यार ये सर्कल, हेडिंग डालो और सुनना बेटा, हमने तुमसे बोला ये एक सर्कल है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा। हमने तुमसे क्या बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो कि कहां मूव कर रहा है बेटा, सर्कल में। तो हो सकता है बेटा सर्कल के सर्कमफरेंस में वो कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, जेड कहीं पर भी हो सकता है बेटा, जेड कहीं पर भी हो सकता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था बेटा z, जो कि हमने बोला कि सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने, इस सर्कल का हमने एक सेंटर मान लिया z0, इस सर्कल का हमने एक सेंटर मान लिया बेटा z0। अब तुम बोलोगे सर इसकी इक्वेशन तो हम इजीली लिख सकते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे कैसे लिख सकते हो? तो तुमने बोला कि सर z और z0 के बीच की डिस्टेंस तो हमेशा r होगी। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बेटा। अरे सेंटर की सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगी बेटा? आर के बराबर। क्यों आर के बराबर? जेड कहीं भी मूव करता जाए उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होगी? आर के बराबर। तो तुमने बोला सर अब तो हम आसानी से ही इसकी इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से सुनना बेटा, सर्कल की पहली बार तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r। वेरी गुड बेटा। मॉडुलस ऑफ z माइनस z0, मॉडुलस ऑफ a माइनस b का मतलब क्या होता है? कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। मॉडुलस ऑफ a माइनस b का मतलब a और b के बीच की डिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ a माइनस b का मतलब a और b के बीच की डिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 का मतलब z और z0 के बीच की डिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 का मतलब z और z0 के बीच की डिस्टेंस। और वो हमेशा कितनी है बेटा? r है। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन आई तुम्हारे सामने, जो ये इक्वेशन आई वो 100% किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। जेड कहां लाई कर रहा होगा? सर्कल में। जेड कहां लाई कर रहा होगा बेटा? सर्कल में। लोकस ऑफ जेड क्या होगा? लोकस का मतलब पाथ। पाथ क्या होगा बेटा जेड का? वो एक सर्कल होगा।
अच्छा, अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देते, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो तुम क्या कंक्लूजन निकालते? ये वो सर्कल है, जेड उस सर्कल पे लाई कर रहा है। एक बार फिर से बेटा देख लेना, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर हमने आर लिख दिया तुम्हारे सामने, हमने क्या लिखा बेटा? मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो तुम क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे बेटा इस दूसरी इक्वेशन को देख करके कि जो जेड है ना बेटा, जेड जो है, ये जो जेड है वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 0,0, अरे जेड नॉट की वैल्यू 0 है यहां पर, जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस क्या है? आर है। तो सर्कल की दो इक्वेशन तुम्हें पता चल गई, एक जनरल इक्वेशन और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये वो सर्कल है जिसमें जेड जो है वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर है। ये वो सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस आर है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी बेटा। अगर इतनी कहानी सबको समझ में आती है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहना, ये सब बातें तुम्हें बहुत 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 कुछ सिखा के जाएंगी बेटा। तो अगर हम तुमसे बोले, अब तुम्हें इतनी बातें पता चल गई कि अगर हम किसी सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी सर्कल की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जेड जो है अगर वो सर्कल पे लाई कर रहा है और सर्कल के जो सेंटर है वो जेड नॉट है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इस सर्कल की जो हम इक्वेशन लिख पाएंगे बेटा वो कैसे लिख पाएंगे? मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। और अगर ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिख पाएंगे बेटा? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। यहां तक इन दो इक्वेशनों में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, किसी को भी नहीं होगी। अच्छा अब सुनते हैं बेटा, अच्छा मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ, एक मिनट बेटा जरा इसको इरेज कर दूं। अच्छा अगर कभी ऐसा लिखा हो, ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या लिखी थी? वो लिखी थी मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। तुम्हें यह देखते ही बेटा समझ में आ गया कि ये एक सर्कल है। अच्छा अगर सर्कल है तो जरा दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं बेटा हम लोग। देखो इस इक्वेशन में दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर। कुछ नहीं, जो इक्वेशन हमें दी थी, जो इक्वेशन हमें पता थी उसका हमने स्क्वायर कर दिया बेटा। अच्छा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा? जेड इंटू जेड का बार। हमने तुमसे पहले भी बोला था बेटा कि जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अरे कितनी बार ये फॉर्मूला बता चुके हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जेड का मल्टीप्लाई जब भी तुम जेड बार के साथ कराओगे तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, बहुत जगह यूज होता है। हमने पहले भी तुम्हें बताया था, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड का बार, और बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई जरा इससे करा के देखते हैं बेटा, देखते हैं शायद कुछ नया कुछ मिले। तो इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कराया तो आया जेड जेड बार माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस माइनस प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये एक अजीब सी इक्वेशन तुम्हारे सामने आई बेटा स्क्वायर करने पर। अच्छा इसी इक्वेशन को थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम एक काम करते हैं बेटा, इसी इक्वेशन को थोड़ा हम लोग और आसान बना लेते हैं। तो ऐसे याद रख लेते हैं, देखो बेटा ऐसे याद रख लेते हैं, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0, ऐसे याद रख लेते हैं बेटा। बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा। इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में याद कर लें तो सबको दिखाई दे रहा होगा बेटा, सबको दिखाई दे रहा होगा कि जो a है वो माइनस जेड नॉट के बराबर है। a किसके बराबर है बेटा? a जो है वो माइनस जेड नॉट के बराबर है। a जो है वो माइनस जेड नॉट के बराबर है, और जो b है वो मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। अरे कंपेयर कर दो ना, ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो जेड बार का कोफिशिएंट जो है वो a है, इधर जेड बार का कोफिशिएंट जो है बेटा वो सबको दिख रहा होगा माइनस जेड नॉट है, माइनस जेड नॉट है, इधर जेड बार का कोफिशिएंट जो है बेटा वो a है, तो सबको दिखाई दे रहा होगा a जो है वो माइनस जेड नॉट के बराबर है,
ए जो है वो माइनस जेड नॉट के बराबर है, और जो बचा हुआ है ये बी है बेटा, ये जो कांस्टेंट है यहां पर कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, दैट इज मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आज के बाद से तुम्हें सर्कल की 3 इक्वेशनें पता है बेटा, जल्दी से बोलो हां या ना। वेरी गुड। आज के बाद से तुम्हें सर्कल की 3 इक्वेशनें पता है। पहली इक्वेशन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर जेड नॉट है, रेडियस आर है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 है, रेडियस आर है। और सर्कल की तीसरी इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है बेटा। बोलो जरा तीसरी वाली फिर से बोलो, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0। वेयर a is equal to माइनस का z नॉट एंड b is equal to मॉड ऑफ z नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो बेटा ये सर्कल की तुम्हें 3 इक्वेशनें याद हो गई। ये रही पहली इक्वेशन तुम्हारे सामने, ये रही दूसरी इक्वेशन तुम्हारे सामने, और ये रही तीसरी इक्वेशन तुम्हारे सामने। ये 3 इक्वेशन तुम्हें सर्कल से रिलेटेड लर्न होनी चाहिए, मुंह पे होनी चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा तुम कर पाओगे। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के हर अच्छे क्वेश्चन में फंसोगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के हर अच्छे क्वेश्चन में फंसोगे बेटा तुम लोग। तो सर्कल की हमने तुम्हें सर्कल पहचानने की तीन कंडीशन बता दी। सर्कल पहचानने की हमने तुम्हें 3 कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन बेटा, जब लिखा हो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये एक सर्कल बना रहा है जिसके सेंटर जेड जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है, जिसके सेंटर जो है बेटा वो जेड नॉट है और रेडियस जो है वो आर है। दूसरी इक्वेशन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, इसके सेंटर 0,0 है, रेडियस आर है। तीसरी इक्वेशन जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0, where a is equal to minus z naught and b is equal to mod of z naught square minus r square, where a is equal to minus z naught and b is equal to बेटा mod of z naught square minus r square। जहां पर सर्कल के सेंटर z naught है, रेडियस r है। जहां पर सर्कल के सेंटर जो है बेटा वो z naught है और रेडियस क्या है बेटा, वो r है, r याद रखना बेटा r है। तो इतनी कहानी अगर समझ में सबको आ गई तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। अगर इतनी कहानी सबको समझ में आ गई तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, इवन 2 क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कौन कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर लेता है बेटा इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने रहा, अगर हम तुमसे बोले कि एक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है बेटा, जेड जेड बार प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड बार प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने तुमसे बोला कि बताओ जेड का लोकस क्या है, बताओ जेड किस पाथ में मूव कर रहा है इस इक्वेशन को देख करके। तो तुम सब एक साथ बोलोगे सर 100% जेड जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है। बिल्कुल सही बात बेटा, सर्कल पे लाई कर रहा है। क्यों सर्कल पे लाई कर रहा है? क्योंकि इसकी इक्वेशन मैच खाती है किससे बेटा, इसकी इक्वेशन मैच खाती है सर्कल की इक्वेशन से, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0 से। इस इक्वेशन को देख करके, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी थी, तुमने तुरंत बोल दिया कि जेड 100% एक सर्कल पे लाई करता है। जेड जो है वो 100% कहां लाई करता है बेटा, एक सर्कल में। इस इक्वेशन को देख करके ही बोल दिया। अब हमने तुमसे बोला अगर जेड जो है, जेड का लोकस जो है या जेड का पाथ जो है बेटा, अगर वो सर्कल है तो जल्दी से इस सर्कल के सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। इस सर्कल के सेंटर बताओ, रेडियस बताओ। तुमने बोला सर ये तो बेहद आसान। हमने बोला कैसे करोगे बेटा, तो तुमने बोला सर जेड बार का कोफिशिएंट ए है, यहां जेड बार का कोफिशिएंट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो ए इसका मतलब किसके बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे बेटा 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर हो गया। तुमने बोला सही बात, ए किसके बराबर हो गया बेटा, अब कंपेयर कर दो, जेड बार का कोफिशिएंट यहां ए और यहां 2 प्लस 3 आयोटा।
तो a की वैल्यू आ गई 2 + 3 आयोटा। अच्छा a किसके बराबर होता था, सबको पता है माइनस जेड नॉट के बराबर। a जो होता था वो माइनस जेड नॉट के बराबर होता था, इसका मतलब जेड नॉट की वैल्यू जो आई वो -2 - 3 आयोटा आई। अरे इतनी कहानी तो सबको समझ में आती होगी यार कि जेड नॉट की वैल्यू जो है वो -2 - 3 आयोटा आई। इसका मतलब जो सर्कल के सेंटर है वो 100% -2, -3 है। -2, -3 है। अच्छा तुम्हें एक चीज ये भी पता है बेटा, यहां से कंपेयर करके बताओ कि b की वैल्यू कितनी है, तो तुम सब एक साथ बोलोगे b की वैल्यू 5 है सर, यहां पर 5 है। हम बोलेंगे ठीक है बेटा। अच्छा b किसके बराबर होता है, b बराबर होता है मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये दिया था जेड नॉट, मॉड निकालना तो हमने तुम्हें पहली क्लास में बताया था। मॉड ऑफ जेड नॉट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √4 + 9 अरे -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर यानी √13 आ गया बेटा। अगर ये √13 आ गया, मॉड जेड नॉट √13 है, तो √13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 13 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर की वैल्यू आ गई 2√2 के बराबर। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर -2, -3 और जो रेडियस है बेटा वो 2√2 है। रेडियस जो है वो 2√2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा छोटे मोटे बेसिक छोटे एग्जामों में पूछे जाएंगे। आईआईटी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब छोटे एग्जाम में आएंगे, बिट्स जैसे हो गए ना, और भी वीआईटी का अगर तुमने एग्जाम दिया, अगर पहले देते तो तुम देखते बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आए हुए छोटे एग्जाम्स में, यूपी के पेपर हो गए। लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अगर हमने तुमसे बोला एक क्वेश्चन, चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक। अगर हमने तुमसे बोला कि मॉडुलस ऑफ Z1 जो है अगर वो 12 दिया है और मॉडुलस ऑफ Z2 -3 - 4 आयोटा, ये बेटा तुम्हारे सामने दिया है, मान लो 5 दिया है, ठीक है। हमने बोला फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे इस टाइप के क्वेश्चन मेंस कई बार पूछेगा बेटा तुमसे। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बेटा। मॉडुलस ऑफ Z1 जो है वो 12 के बराबर है, मॉडुलस ऑफ Z2 -3 - 4 आयोटा जो है वो 5 के बराबर है। तो तुमसे बोला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 की, मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 की। सिंगल मिनट का समय दे रहा हूं बेटा, जरा सोच के देखो कि क्या है ये सब, कैसे निकालेंगे बेटा ये सब। तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, इक्वेशन 1 को देख करके इक्वेशन 2 को देख करके क्या समझ में आ रहा है बेटा। तो एक बच्चे ने बोला सर इक्वेशन 1 को देख करके तो यह समझ में आ रहा है कि Z1 जो है, Z1 वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बेटा। उस बच्चे ने बोला सर और भी बातें हमें बताने दो। ये एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 0,0 है। Z1 एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस जो है वो 12 है। हमने बोला अरे वाह, इसका मतलब तुम्हें ये बात तो पता थी बेटा, मॉड ऑफ Z = R का मतलब होता है Z जो है वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है वो R है। ये कहानी जब हमने बताई थी तो इस कहानी से रिलेटेड ये कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मॉडुलस ऑफ Z1 = 12 का मतलब है बेटा Z1 एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस 12। आ गई थी बात समझ में। अच्छा Z2 के बारे में बताओ। Z2 एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 3,4 है और रेडियस जो है बेटा वो 5 है। अरे ये भी इक्वेशन तो तुम्हारे सामने थी, मॉड ऑफ Z - Z0 = R। तो अरे माइनस कॉमन ले लो, यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो तुम्हें Z0 की वैल्यू दिखेगी बेटा 3 + 4 आयोटा। इसका मतलब सेंटर जो हुए वो 3,4 हुए और रेडियस कंपेयर कर दो 5 है। तो
इतनी कहानी अगर सबको समझ में आती है बेटा तो जल्दी से देखो, हमने तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, तुमने बोला कि सर Z1 जो है वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर जो है बेटा, जिसके सेंटर जो है वो 0,0 है। हमने बोला बिल्कुल सही बात। जिसकी रेडियस जो है बेटा वो 12 बेटा यूनिट है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी बेटा, 12 यूनिट। बात समझ में आ रही है कि 12 है बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 12। ये तो था पहली इक्वेशन का मतलब, मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 12 का मतलब। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है बेटा, दूसरी इक्वेशन तो तुम बोलोगे सर दूसरी इक्वेशन ये कह रही है कि दूसरी इक्वेशन ये कह रही है कि Z2 जो है वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 3,4 है। कितने बेटा, 3,4। तो ये मान लिया बेटा ये वाला पॉइंट जो है वो 3,4 है, मतलब ये 3 डिस्टेंस है, ये 4 डिस्टेंस है। अगर ये 3 है ये 4 है तो 100% ये 5 होगी। और ये जो सर्कल होगा Z2 बेटा, Z2 जो होगा वो इस सर्कल पे मूव कर रहा होगा, किस वाले पे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बेटा, जहां नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इस जगह हमें प्रॉब्लम आई। आने नहीं दूंगा बेटा, 100% प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बेटा तुम्हें। तो अच्छा अब सुनना, अगर हम तुमसे बोले अगर ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो तुम बोल रहे हो सर Z2 एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 3,4 है और जो रेडियस है बेटा, जो रेडियस है वो 5 है। बात सबको समझ में आती होगी बेटा, बात सबको समझ में आती होगी, इतनी कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी बेटा। ये था Z1 और Z2 जो है बेटा वो रेड वाले पे कहीं लाई कर रहा होगा। Z2 जो है वो रेड वाले पे कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पर कहीं पर भी बेटा Z2 लाई कर सकता है। बात सबको समझ में आती होगी। Z2 जो है वो इस रेड वाले सर्कल में कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि Z2 की जो इक्वेशन दी थी वो दी थी मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 10, शायद 10 ही दी थी। एक मिनट देख लेता हूं बेटा, क्वेश्चन में क्या दी थी, 5 दी थी, 5 दी थी बेटा। एक काम करो, चलो क्योंकि फिगर में बना दिया है तो एक काम कर लो बेटा, 5 है ना, उसको 5 ही रहने देते हैं। खैर 5 दी थी बेटा यहां पर, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर 5 दी थी तो रेडियस हमने 5 लिखी भी है इसीलिए, क्योंकि 5 दी थी। तो एक काम करो, ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई थी बेटा, Z2 की ये इक्वेशन तुम्हारे सामने थी। अब सुनना, तो Z2 जो है वो इस छोटे वाले सर्कल में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि Z2 उस सर्कल पे लाई कर रहा है जिसके सेंटर 3,4 है और रेडियस जो है वो 5 है। तो Z2 रेड वाले सर्कल में कहीं भी हो सकता है। अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा, तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आया, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी कि क्या आएगी, और इसी क्वेश्चन में Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी थी, क्या आएगी। बात सबको समझ में आती है बेटा, ये दो बातें हमसे पूछी थी क्वेश्चन में। तो जल्दी से देख करके बताओ बेटा, Z1 अगर यहां पर है तो Z2 मूव करता 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 कहां पहुंच जाए सर्कल में कि Z1 से Z2 की डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाए। अबे मॉड ऑफ A माइनस बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मॉड ऑफ A माइनस बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होगा Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होगा Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, एक बार मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, जब ये Z2 है बेटा वो घूमता 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 यहां आ जाए, इस जगह पर Z2 जो है वो घूमता घूमता अगर यहां आ जाए, तब Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस 100% मिनिमम होगी। बात समझ में आती होगी बेटा, ये डिस्टेंस सबसे कम होगी बेटा। बात समझ में आती होगी यार। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 100% कितनी होगी। अच्छा, इतनी डिस्टेंस होगी जितनी तुम्हें ब्राउन कलर में दिखाई दे रही है, इतनी डिस्टेंस मिनिमम है बेटा। ये डिस्टेंस कितनी है सबको समझ में आता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, तो तुम बोलोगे सर 12 यूनिट है, 12 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तुम बोलोगे सर 10 है। अब अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 है।
ये 12 है, ये 10 है, तो बची वाली कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो आ गया बेटा, इसका आंसर सबको पता चल गया। इसका आंसर क्या आया बेटा? 2 यूनिट। 2 यूनिट आया। बात सबको समझ में आ रही होगी यार। अब आती है मैक्सिमम की बात। अब आती है मैक्सिमम की बात। तो बच्चा कहेगा सर Z2 अगर घूमता 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 यहां आ जाए, इस जगह पर ओरिजिन पर आ जाए बेटा, ओरिजिन पर। किस जगह पर? ओरिजिन पर। दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं बेटा। ओरिजिन पर अगर Z2 आ जाए, Z2 अगर यहां आ जाए, तब क्या मैक्सिमम होगी? नहीं बेटा, तब भी मैक्सिमम नहीं होगी। Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस तब भी मैक्सिमम नहीं होगी अगर Z2 यहां घूमता घूमता है। हाँ, उस कंडीशन में मैक्सिमम जरूर होगी जब Z1 घूमता 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 यहां आ जाए। Z1 यहां आ जाए, Z2 इधर ही रहे बेटा, Z2 इधर ही रहे। ये पहला वाला पॉइंट जहां Z2 को रहना है, ये दूसरा वाला पॉइंट जहां Z1 को रहना है। अगर इन दोनों की ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है, तो इस पोजीशन पे 100% Z2 और Z1 के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होने वाली है। बात समझ में आ गई होगी यार। इस बार हमने Z2 को ना मूव करा के Z1 को मूव कराया। बड़े वाले सर्कल पे Z1 लाई कर रहा है। दूर ज्यादा Z1 जा सकता है, Z2 नहीं जा सकता। दूर ज्यादा Z1 जा सकता है बेटा। तो Z1 को जब हम मूव करके यहां पर ले आए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.1 और 0.2 के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा, Z1 और Z2 के बीच की। तो Z1 और Z2 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस 10 है, और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 12 है। तो 10 प्लस 12 आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 22। आंसर कितना हो जाएगा? 22। तो इन दोनों पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 की मिनिमम डिस्टेंस जो है बेटा वो 2 है, और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 100% 22 है बेटा। कितनी है? 22। अरे बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सब। रियली विश्वास मानना बेटा, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बहुत न्यूमेरिकल लगाएंगे। आईआईटी के पिछले कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, एक से एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन बेटा, एक एडू के इस प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन, मेरे खुद के क्रिएट किए हुए क्वेश्चन तुम्हें यहीं और सिर्फ यहीं मिलेंगे बेटा। तो बिल्कुल मेहनत करो, साथ में लगे रहो ना। आज मेरी लगातार क्लासेस लगी है बेटा, तो आज की क्लासेस में सिर्फ इतना ही ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए। ज्योमेट्री के फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, इलिप्स के बारे में, पैराबोला के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। अरे बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है, बहुत सारी चीजें पढ़ने बाकी है। तो बेटा चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है, रियलिटी बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।